हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2022 के लिए इन तीन महापुरुष को दिया गया है, जिनके नाम हैं पहले एलन एस्पेक्ट, दूसरे जॉन एफ क्लॉजर और तीसरे एंटोन जिलिंगर। एक्चुअल में ना ये तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये लोग अलग अलग देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोफेसर हैं, रिसर्चर्स हैं। ये फ्रांस में रहते हैं, ये यूएसए में रहते हैं, ये ऑस्ट्रिया में रहते हैं। बट इन तीनों लोगों ने फिजिक्स के एक ऐसे फील्ड पर काम किया जो कि आगे चल के हमें क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए इस बार 2022 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब एक्चुअल में जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लेटेस्ट होंगे, जैसे कि साल 2 साल पुराने होंगे। इनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत पुराने हैं, इन द सेंस कि 20, 25, 30 साल भी पुराने हैं। बट उनको रिकॉग्नाइज बस अभी किया जा रहा है। जो नोबेल प्राइज देते हैं फिजिक्स में, आपको पता है कौन देते हैं? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इनका कहना था कि हम ना बहुत दिनों से इनको ये अवार्ड देना चाहते थे, बट किन्हीं कारणों से हम नहीं दे पा रहे थे, तो इस बार हमने इनको इस प्राइज से सम्मानित किया है। आपको पता है पहले तो अच्छा कि ये कितना प्राइज होता है? प्राइज बार बार हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में इनको मिलते हैं 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर। ये अगर आईएनआर या फिर हम इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7.5 CR आता है, मतलब 7.5 करोड़ आता है। बट इससे कहीं ज़्यादा इनकी उपलब्धि इस बात में है कि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो किया गया है आखिर में, क्यों नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने बताया कि देखो क्या है ना, कि इन्होंने सबसे पहले नंबर पर इंटैंगल्ड फोटॉन्स के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हो गए। तो हमें ना एप्लीकेशन बिल्ड करने में काफ़ी आसानी हो गई। दूसरे नंबर पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेल। तो ये जो बेल थे, इन्होंने बीच में ना एक अपना थ्योरम दिया था, बेल थ्योरम, और उसमें एक टर्म यूज़ किया था, बेल इनइक्वालिटीज़। इन्होंने बोला कि मतलब इन तीनों साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स ने बोले हैं कि बेल इनइक्वालिटीज़ इज़ नो लॉन्गर वैलिड। तीसरा कि इन दोनों के मीन से, मतलब इन दोनों के माध्यम से हम ना क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत आगे तक एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ समझाते हुए मैंने जुड़वा मूवी के ये दो, सलमान खान और वरुण धवन, इन दोनों की फ़ोटोज़ क्यों लगाई हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। और एक क्वेश्चन अभी मैं आपके और क्लियर कर दूं कि आखिरकार यूपीएससी में इसका क्या रोल है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ से तो यूपीएससी डायरेक्टली कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं करती है इधर बीच। लेकिन देखो क्या है ना, कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता हो और उसके एप्लीकेशंस अभी उतने खास तौर पर डेवलप नहीं हुए हों, बट पोटेंशियल बहुत है, लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज में आता है। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स भी है। और यूपीएससी ने इसकी शुरुआत की 2022 के इस क्वेश्चन से, जब उन्होंने धीरे से हमसे पूछा कि भाई ये देखो, जो क्यूबिट होता है ना, बहुत बार न्यूज़ में होता है, तो ये टर्म ना कहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है? तो हम लोग हमेशा क्वांटम कंप्यूटिंग में ये क्यूबिट यूज़ करते हैं। अब जब ये क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच गया है ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब क्वांटम मैकेनिक्स पर भी ये क्वेश्चंस बना लें और हमें इसके एटलीस्ट फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अब जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं और हमने जुड़वा की फ़ोटो क्यों लगाई हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए और एक्चुअल में नोबेल प्राइज़ इनको दिया क्यों गया है, उसको समझने के लिए हमें थोड़े और कठिन वर्ड्स अपने सामने दिखेंगे। बट इनसे डरना नहीं है, क्योंकि हम ना इनको बहुत अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या होता है, और उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है क्वांटम इंटैंगलमेंट। तो ये क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या होता है? आइंस्टीन को जब ये पता चला कि क्वांटम इंटैंगलमेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उनका दिमाग बिल्कुल से घूम गया। उनको लगा कि अरे, ये तो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी थोड़ा सा अलग कर रही है या फिर गलत साबित कर रही है। क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बात तो आप सबको पता ही होगी कि आइंस्टीन ये बोलते थे कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं चल सकता है, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, इस पूरे फिनोमेना को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बताया। क्या है, सभी चीज़ों को समझेंगे। दो और साइंटिस्ट भाइयों को बुलाया उन्होंने, और आइंस्टीन ने इनके साथ मिलकर ईपीआर पैराडॉक्स लिखा। ईपीआर पैराडॉक्स के चलते बेल जब आए तो उन्होंने अपने थ्योरम में जो ईपीआर पैराडॉक्स के अंदर में लोकल हिडन वेरिएबल्स की बात आइंस्टीन ने की थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा और क्लियर किया। और जो ये तीन साइंटिस्ट हैं ना, इन्होंने बेल इनइक्वालिटीज़ या फिर बेल के थ्योरम को ही और प्रैक्टिकली, जैसे कि आप देखो ना, बेल ने काफ़ी पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को किया था, तो उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। बट इन लोगों के टाइम पर वो एडवांसमेंट भी आ गई थी, वो टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई थी, जिससे कि बेल इनइक्वालिटी या फिर बेल थ्योरम को हम लोग और भी अच्छे से और भी प्रिसाइसली हम लोग उसको परख सकें।
तो इसीलिए इन्होंने एंटोन जिलिंगर ने दो और कॉन्सेप्ट्स दिए, एक दिया क्वांटम टेलीपोर्टेशन और एक दिया इंटैंगलमेंट स्वैपिंग। देखो टेलीपोर्टेशन हम लोगों ने ना बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, लाइक आप एक्समैन देखो, एक्समैन में आपको पता होगा ये कौन है, ये नाइट क्रॉलर है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक जगह से, इस वीडियो में देखो, एक जगह गायब हो रहा है और दूसरी जगह तुरंत आ जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है, गायब होकर तुरंत आ रहा है। मतलब कि ये हम लोग इस मूवी के चलते, या फिर इस मूवी में, या फिर इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन, कि कोई भी इंसान या फिर कुछ भी वस्तु एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर अचानक से पहुंच जाती है विद इन नो टाइम। तो अब आप ये सोचो कि ये सारी चीज़ें क्या इनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्लैश नहीं कर रही है कि लाइट की स्पीड से तेज तो कुछ पहुंच ही नहीं सकता। तो जो एंटोन जिलिंगर थे उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ये बताया कि भैया देखो, जो मैटर है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर विथ इन नो टाइम नहीं पहुंच सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बात बोलता है कि हम इंफॉर्मेशन को इतने ही इंस्टेंटली पहुंचा सकते हैं। हालांकि वो इस बात का थोड़ा सा गलत साबित करता है आइंस्टीन को, बट स्टिल अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस बिलीव में हैं कि ऐसा एग्जिस्ट हो सकता है और ये अब प्रूवन फैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी समझेंगे और साथ ही साथ इसका एक एप्लीकेशन है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनफैक्ट। तो एक एक करके हम समझते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट पर, लेकिन उससे पहले हम एक बार ना क्वांटम मैकेनिक्स पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स का कौन सा पार्ट है जो कि हमने अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा। देखो स्कूल टाइम में ना जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 में हुआ करते थे तो हम लोग को ना न्यूटन के थ्योरम पढ़ाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं थी कि हम लोग माइक्रो लेवल की फिजिक्स को पढ़ सकें। तो वहाँ पर ना बेसिकली जो हमारे इर्द गिर्द मैक्रो लेवल पर चीज़ें घट रही थी या फिर घटित हो रही थी उनके बारे में हम पढ़ते थे। जैसे कि मान के चलो कि आपके हाथों में जो मोबाइल है या फिर आपके टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये फिसल के गिर क्यों नहीं जाता है? जब आप लोग तेज़ी से दौड़ते हो और आपको कोई सामने से पुश कर दे तो आप अचानक से गिर क्यों जाते हो? ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल फोर्सेस को, जिसको हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो ये मैक्रो लेवल की चीज़ें थी जो कि हमें अपने सराउंडिंग्स में बहुत ईजिली परसीव हो सकती थी। तो बचपन में हमें इसीलिए यही पढ़ाया गया। थोड़े से जब हम और बड़े हुए, क्लास 10th 11th में जब हम गए तो हमें वहाँ पर ना आइंस्टीन को भी इंट्रोड्यूस किया गया होगा, जो भी लोगों ने फिजिक्स वगैरह 11th 12th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसा बहुत कुछ मिस नहीं किया है, मैं बता देता हूँ आपको। आइंस्टीन की बात में केवल इतनी बात थी कि देखो मैक्रो लेवल की जो फिजिक्स है ना उसके अपने फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन जब हम इसको माइक्रो लेवल पर देखते हैं, मतलब कि जब हम इसको बहुत छोटे लेवल पर, मान के चलो कि हम अभी बड़े बड़े मैटर्स की बात कर रहे थे, वुडन प्लैंक की या फिर किताबों की, लैपटॉप मोबाइल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर यही लैपटॉप मोबाइल जिस मैटर से मिल के बने हैं ना, अगर हम उनकी बात करें तो शायद इनके जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो थोड़े गलत हो जाएंगे। मतलब उस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे जैसा न्यूटन समझाते हैं वो। तो इसीलिए इन लॉज ऑफ मोशन को हम थोड़ा सा डिफाई करेंगे, थोड़ा सा ना गलत साबित कर सकते हैं। और हमें यहाँ से पता चला कि भाई इस यूनिवर्स में ना ऐसे बहुत सारे दूसरे फोर्सेस भी हैं जो कि अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें यूनिवर्स को समझने में थोड़ा और मज़ा आया। फिर इसके बाद ना आइंस्टीन के बाद एक और थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स ये बात बोलता था कि देखो अभी तो आइंस्टीन जो माइक्रो लेवल की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं ना, अगर हम इसके और छोटे लेवल पर पहुंच जाएं, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल के समझाता हूं। जैसे न्यूटन बोलेंगे ना कि भाई ये जो बालू का ढेर है, सैंड माइन है, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं और ये कैसे एक्ट करेगा हम बताएंगे। आइंस्टीन बोलेंगे नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि सैंड का एक छोटा सा कण कैसे एक्ट करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स बोलेगा कि भैया देखो ये जो सैंड बना है ना, ये सिलिका से बना है, और हम देखेंगे कि सिलिका के अंदर कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो आप समझे कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में ना बहुत फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर एटम्स की बात होएगी तो एटम ही तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उससे छोटा क्या है? तो शायद आपको कभी याद आ जाए, ओ एटम भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। और इवन फंडामेंटल पार्टिकल्स ये बोलता है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सबसे छोटे नहीं हैं, ये भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं, जैसे कि लेप्टॉन्स, जैसे कि फर्मियॉन्स या मुऑन, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, मेसॉन है, फर्मियॉन ऐसे, बट आप इसमें मत जाओ अभी। आप इतना समझो कि ये ना फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को एक नए डायमेंशंस में इस्टेब्लिश करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पर हम चले गए, है ना।
अब इतनी बातें समझ में आ गई कि एक्चुअल में ना हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते किस चीज़ के बारे में, अब ये तो समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका एक बहुत ही यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है क्वांटम इंटैंगलमेंट। देखो इसके लिए ना आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में जुड़वा मूवी की ये फोटो लगाई थी। अब यहाँ पर अब इस चीज़ को देखना कि जब ये जुड़वा मूवी कब आई थी पता है आपको? मेरे हिसाब से 2000 के आसपास में आई होगी या फिर उससे पहले भी आ सकती है, मुझे नहीं आइडिया है। उस टाइम पर इन्होंने क्वांटम इंटैंगलमेंट को समझा दिया था। कैसे? सलमान खान जुड़वा थे, है ना? जब इनको एक गाल पे तमाचा लगता था तो दूसरा वाला सलमान खान, मान लो कि ये वाला जो सलमान खान है ना, ये इंडिया में बैठा है और ये वाला सलमान खान बैठा है न्यूयॉर्क में। जब भी इसको एक गाल पे तमाचा लगता ना तो ये वाला बोलता आइला मेरे को भी फील हुआ किसी ने गाल पे तमाचा मारा। तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इंस्टेंटली नहीं हो जा रहा है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, अगर हम ये समझें कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज तो जा ही नहीं सकती है, लेकिन इनके बीच तो तुरंत ही हो जा रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है ना? तो ये ही क्वांटम इंटैंगलमेंट होता है। क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या होता है कि मान लो ऐसे कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स ले लो, मान लो कि हमने फंडामेंटल पार्टिकल के एग्जांपल में फोटॉन्स ले लिए। अब ये फोटॉन्स मान लो कि अगर इनको हम किसी तरीके से, फोटॉन का एक सिस्टम है मान लो, और इन सिस्टम में मान लीजिए दो फोटॉन्स, अगर दो फोटॉन्स आपस में इंटैंगल्ड हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि वो एक सिंगल यूनिट हैं। समझे इस बात को? जैसे कि यहाँ पर सलमान खान ना दोनों एक सिंगल यूनिट जैसे बिहेव करते थे। अगर किसी ने लात मारा तो दूसरा भी लात मारेगा ही मारेगा, है ना? तो दोनों सिंगल यूनिट जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली क्वांटम इंटैंगलमेंट भी यही बोलता है कि अगर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक फोटॉन अगर इंटैंगल्ड हैं तो वो एक यूनिट जैसे बिहेव करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि इन दो यूनिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी सलमान खान को तो हमने इंडिया और न्यूयॉर्क में ही बैठाया था। अभी क्या करो कि इन दो पार्टिकल्स को दो ब्रह्मांड में रख दो, तब भी ये एक ही जैसा बिहेव करेंगे। इनको मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर कर दो ना, तब भी ये एक ही इंस्टेंट पे बिहेव करेंगे। तो शुरुआत में तो लगा कि यार ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ऐसी कोई चीज़। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना? लेकिन देखो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना ना शुरुआती तौर पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप भी बोलोगे सर ये तो बच्चों की चीज़ है, इसमें तो इतना कुछ है भी नहीं जितना आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। देखो मान लो ना एक मशीन है, इस मशीन में काला और सफ़ेद रंग के दो बॉल्स रखे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम, या फिर चलो लड़की है जिसका नाम है एलिस, और यहाँ पर एक और है जिसका नाम है बॉब रख देते हैं, ठीक है? तो बॉब और एलिस दो बच्चे हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट्स को देख रहे हैं। इनको ना नहीं पता है, बस इनको ये पता है ना कि इस डब्बे में दो बॉल्स रखे हैं, एक का कलर ब्लैक है और दूसरे का कलर वाइट है। अभी क्या हुआ कि अननोइंगली हम ना एक ही मतलब इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ ये दोनों बॉल्स को फेंकेंगे, ठीक है? बॉब को 10 मिनट के बाद जब ये बॉल रिसीव हुआ तो बॉब ने बोला कि अच्छा ये मेरा वाला बॉल तो ब्लैक है। इसका क्या मतलब है कि एलिस के पास जो अभी तुरंत ही बॉल पहुंचा है ना उसका कलर वाइट होगा। क्या ये इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो पहले से पता था हमें, है ना? तो इसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ क्या? देखो हुआ तो है, क्योंकि एलिस को ये बात पता चल गई कि बॉब के पास कौन से कलर का बॉल है, और इवन बॉब को भी पता चल गया कि एलिस के पास कौन से कलर का बॉल है। तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो गया, इंस्टेंटली हो गया। तो क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो इंटैंगल्ड स्टेट में होते हैं तो वो ऐसे नहीं होते। उनको ना एक और टर्म हमेशा अपने दिमाग में आप रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन स्टेट। सुपरपोजिशन स्टेट क्या बोलता है? जैसे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसको ना डीपली नहीं समझते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मान के चलो कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप ये लेक्चर देखते हुए कुर्सी पर बैठ के ये चीज़ें लेक्चर को सुन रहे हो। फिर एक दूसरे स्टेज में 2 मिनट बाद ना आप टहल के इस चीज़ को देखने लगे। फिर तीसरे ही पल आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद ना आप बिस्तर पर लेट गए और पढ़ रहे हो आराम से, मोबाइल ऐसे हाथों में लेके। एक बार आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे थे, एक बार आप सो के पढ़ रहे हो, और एक बार आप ट्रैवल करते हुए पढ़ रहे हो। तो इन तीनों ही स्टेट में आप अलग अलग टाइम पर थे। लेकिन सुपरपोजिशन का स्टेट ये बोलता है ना कि जब भी कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज इन सुपरपोजिशन स्टेट। इट मीन्स कि वो एक ही टाइम पर बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। मतलब वहाँ पर एक्चुअली लेटना, चलना और बैठना नहीं होगा, उनका हो सकता है कि कुछ और स्टेट हो। जैसे कि उनका स्टेट हो सकता है कि एक ही टाइम पर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो।
एक ही टाइम पर अप स्पिन भी कर रहे हों और डाउन स्पिन भी कर रहे हों, तो ऐसे ऐसे सुपर पोजिशन वाले स्टेट्स होंगे, और ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक हम इनको देख ना लें, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन स्टेट है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में पता नहीं होता है कि इसके अंदर कौन से कलर की बॉल है। तो जैसे अभी हम लोग ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में ब्लैक और व्हाइट ये एज्यूम करके चल रहे थे ना, हमें तो पता था भाई कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है, लेकिन ये सुपर पोजिशन स्टेट में होने के कारण क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो ब्लैक और व्हाइट में वहाँ पर निकलेंगे, या फिर वो ब्लू और रेड में निकलेंगे, या फिर ग्रीन और कोई भी कलर ले लो वॉयलेट कलर में निकलेंगे, क्योंकि ये इस सुपर पोजिशन स्टेट में है। इसका मतलब है कि ये उसी टाइम पर ब्लैक भी हैं, उसी टाइम पर वाइट भी हैं, उसी टाइम पर रेड भी हैं, उसी टाइम पर ग्रीन पर भी हैं, उसी टाइम पर वॉयलेट कलर भी हैं, सब कलर एग्जिस्ट कर सकता है ये। तो अब बताओ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो पाएगा क्या? लेकिन होता तो है। तो फिर इसके लिए थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। आपको ये बात समझ में आ गई क्वांटम इंटैंगलमेंट का क्या मतलब है? तो आइंस्टीन ने ना जब इन सभी चीज़ों को पढ़ा तो उनको ना बड़ा झटका लगा। उनको लगा कि यार ये चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं ना, ये तो ऐसा है कि मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत कर दे रही है। तो उन्होंने ना एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझाते हुए इसको स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बोल दिया, और इसको समझाने के लिए उन्होंने दो और साइंटिस्ट का सहारा लिया। इनके मित्र थे बी पोडोल्स्की और एन रोजन। इन लोग के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इन्होंने ना एक थ्योरम दे दिया जिसका नाम हो गया ईपीआर पैराडॉक्स। ईपीआर पैराडॉक्स ना एक टर्म यूज़ करता था, लोकल हिडन वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? इन्होंने बोला कि देखो क्या है ना कि इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, या जो ये मिस्टीरियस कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इनके बीच में कुछ एक रिलेशन है जो कि किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और वो हिडन है, छिपा हुआ है। अभी फिलहाल के इस सिचुएशन में ना हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात है 1930s 40s की, 35 की बात है शायद। तो उस केस में इन लोग को उस टाइम पर तो नहीं समझ में आया। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई लोकल हिडन वेरिएबल्स हैं, और अपने थ्योरी को सही करने के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही करने के लिए उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट सो स्ट्रेंज। इनके बीच में ना कोई तो एक रिलेशन है जिससे कि हम लोग जो ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं देख रहे थे, तो आइंस्टीन का सिंपल सा ये मतलब था कि इनके बीच में जो ये हिडन वेरिएबल है ना, वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है कि ये ब्लैक और वाइट में डिस्टिंक्ट कर दे। तो जब भी इनके बीच में ऐसा वेरिएबल है जो रिलेट करेगा कि जब भी इधर ब्लैक पहुंचेगा ना तो डेफिनेटली इधर वाइट ही पहुंचेगा, इनके बीच में कुछ रिलेशन होएगा ऐसा जो कि हमें नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन कुछ तो है। और इसीलिए ना इनके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और इसीलिए इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है, लाइट की स्पीड से तेज कुछ नहीं चल सकता है। तो फिर इस हिडन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ईपीआर पैराडॉक्स में सामने आ गया। तो वैसे तो उस टाइम पर ना किसी ने इतना इनको भाव नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन कुछ उस टाइम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना ये ठान लिया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि आखिरकार ये जो आइंस्टीन या फिर इनके साथी पोडोल्स्की और एन रोजन बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। और इसी खुजली में ये आ गए बेल, जॉन स्टुअर्ट बेल। इन्होंने ना बेल्स थ्योरम डेवलप किया, और इस थ्योरम में उस इनइक्वालिटी के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ना इनके बीच में कुछ रिलेशन होएगा। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि चलो हम ना प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, कितने रिलेशन बनेंगे। उन्होंने ना सारे रिलेशन सामने सामने रख दिए कि देखो या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा। इसके भी 10 कंडीशन होंगे, इसके भी 10 कंडीशन होंगे, इसके भी 10 कंडीशन होंगे। और इन्होंने इसके ही रिलेशन में सारे आउटपुट भी प्रेडिक्ट कर लिए कि जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा कंडीशन आएगा तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा आएगा तो ये आएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर इनके बीच में हिडन वेरिएबल्स होंगे तो जो भी रिजल्ट आना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस चीज़ को, क्योंकि मैंने तो सारे पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए हैं इस एक्सपेरिमेंट के। तो अगर हिडन वेरिएबल्स होंगे मतलब आपस में इनके बीच में कुछ भी रिलेशन होगा, तो इस एक्सपेरिमेंट से ना ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इनके बीच के रिलेशन सही है कि नहीं। लेकिन जो आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था ना कि हिडन वेरिएबल्स कुछ जैसी चीज़ें होती हैं, उसके चलते ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन्होंने ना बेल इनइक्वालिटी ने केवल और केवल इतना बताया कि सिंपल सी बात है कि जो इनका रिजल्ट आया था वो इस बात पर तो आ गया कि भैया देखो हिडन वेरिएबल्स जैसी चीज़ें इसलिए नहीं हो सकती हैं क्योंकि जो मैंने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ प्रेडिक्ट किए थे और जो आइंस्टीन का हिडन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था उनके बीच में ना थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं, थ्योरेटिकली डिफरेंसेस आ रहे हैं। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पर, बट थ्योरेटिकली इन्होंने बता दिया कि ये ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब इस चीज़ को वैसे तो हमने ना
कभी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ये लोग पॉसिबल करते हैं फोटॉन से, फोटॉन के अप स्पिन और डाउन स्पिन से रिलेट करते हैं। या फिर ये लोग ना एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, फोटॉन्स में आप जानते हो कि सामने से अगर हम ऐसा कुछ पोलराइज्ड ग्लास, आप लोग मूवी थिएटर्स में जाते होगे या फिर आपने कुछ कभी पोलराइज्ड ग्लासेस पहने होंगे तो आपको पता होगा कि ये ना एक डायरेक्शन की लाइट रोक देती है। मतलब अगर आप इसको अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करके देखोगे तो ये आपको पूरा साफ साफ दिखेगा, लेकिन इसको अगर वर्टिकल में कर दोगे तो ये सारी लाइट्स को ब्लॉक कर देगा। आपने वो भी तो देखा होगा, आजकल मोबाइल फ़ोन में भी तो आ रहा है, वो जो स्क्रीन गार्ड आता है ना, हम लोग नॉर्मल स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं, तो एक इसी तरीके से पोलराइज्ड स्क्रीन गार्ड भी आता है। तो जब लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं ना तो बड़ा संकोच आता है कि ये मोबाइल यहाँ पर बैठ के चला रहा है और जो बगल वाला इंसान होगा वो भी मोबाइल में झांक रहा है, इधर वाला इंसान भी मोबाइल में झांक रहा है। तो जो पोलराइज्ड स्क्रीन गार्ड होते हैं ना, वो अगल बगल वाले लाइट्स को आने से ना ब्लॉक कर देता है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही होगी तो ब्लॉक कर देगा, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही होगी तो ब्लॉक कर देगा। तो इनको कुछ नहीं दिखेगा, बस आप सामने से देख रहे हो ना, इसलिए वर्टिकली देख रहे हो तो वर्टिकली आपको दिखता रहेगा। तो भाई वर्टिकली ही देख सकते हो, बगल बगल से आप भी देखोगे तो आपको भी नहीं दिखेगा। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने ना बस इतना ही एक्सपेरिमेंट किया है और इसके ही चलते पोलराइजेशन का यूज़ करते हुए इन्होंने ये समझ लिया कि लाइट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप स्पिन पर जा रही है या डाउन स्पिन पर जा रही है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एपरेटस निकाले और इनफैक्ट जो हम शुरुआत में इन 3 साइंटिस्ट्स की बात कर रहे थे, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉजर, इन दोनों ही लोगों ने बेल इनइक्वालिटीज़ के कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने इसी चीज़ को ना थोड़ा सा और आगे तक प्रेडिक्ट किया। और ऐसा नहीं है कि बेल इनइक्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल गलत बताती थी, जो उसका इन्फरेंस था ना वो सही है कि हिडन वेरिएबल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्वांटम मैकेनिक्स इज़ रियल और इन्फॉर्मेशन इंटैंगल्ड पार्टिकल्स का इंस्टेंटली पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। बस इनके एक्सपेरिमेंट से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गलत थे, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि बेल इनइक्वालिटीज़ ना अभी उतना वैलिड नहीं है, हम आपको ना दूसरे और बढ़िया थ्योरम्स देते हैं। तो इन 2 साइंटिस्ट ने, मतलब कि एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉजर ने, इसको और प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स आज के डेट में सच में पॉसिबल है और इंटेंगलमेंट के साथ हम इसको देख भी सकते हैं। बाद में एंटोन ज़िलिंगर आते हैं, ठीक है। जब ये दोनों लोगों ने, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉजर ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो एंटोन ज़िलिंगर भी इसी फील्ड पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने बोला ना कि हम थोड़े से और किसी चीज़ पर काम करते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर काम करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। जैसे कि मान लो कि एक फोटॉन या फिर 2 फोटॉन का एक सिस्टम है जो कि आपस में इंटैंगल्ड है। तो एक फोटॉन मान लो कि सैटेलाइट के अंदर रखा हुआ है और दूसरा फोटॉन हमारे धरती पर रखा हुआ है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें धरती पर इंस्टेंटली भेजनी पड़ेगी तो हमें इसको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिसके चलते इसका इंटैंगल्ड पोजीशन चेंज हो जाए। और जैसे ही ये चेंज होगा तो सलमान खान वाली बात याद रखना, आइला, ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसके वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टेंटली। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरफ इशारा करती थी कि हम ना इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इसका इंफॉर्मेशन कैसे आदान प्रदान होएगा, तो सबसे पहले एंटोन ज़िलिंगर ने बोला कि हम इंफॉर्मेशन इसको केवल और केवल ऐसे स्टेज में दे सकते हैं कि इसको हम किसी दूसरे फोटॉन से टक्कर करा दें। जैसे ही हम दूसरे फोटॉन से टक्कर कराएंगे ना तो इसका जो सुपर पोजीशन वाला स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मैटर का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। याद रखना, ये दोनों आपस में इंटैंगल्ड हैं केवल और केवल इसीलिए हम इनका इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब समझो कि ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि फोटॉन्स अगर हम लोग मान लो ऑप्टिकल फाइबर में फोटॉन को भेजते भी हैं तो ना उसका ना एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर जाके ना वो फोटॉन भी ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर देता है। मतलब वो उतने बहुत दूर दूर तक की चीज़ों को नहीं ले जा सकता है, मतलब इतनी एफिशिएंसी नहीं है उस फोटोन के पास में कि वो बहुत दूर तक इन्फॉर्मेशन ले जाए। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम ना रिलेशन कुछ ऐसा बना लेंगे कि यहाँ पर कोई 2 फोटॉन्स को रखेंगे, एक को वापस से सुपर पोजिशन स्टेट में कुछ मतलब हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो यहाँ पर ये इंटैंगल्ड हो जाएगा, फिर ना हम दूसरे वाले को इंटैंगल्ड कर देंगे। ऐसे कर करके हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, वो आपस में सभी कनेक्टेड होते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन का शेयर तुरंत ही हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इंस्टेंटली हो गया, बट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है।
समझ गए? नहीं भी समझे तो सिंपल सी बात इस चीज़ को समझ लो कि दो चीज़ें अगर आपस में इंटैंगल्ड हैं तो अगर हम इसके स्टेट में कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यही आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है। ये तो पहली चीज़ हुई। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया ना, ये तो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की बात हो गई। अब इन्होंने बोला ना कि हम क्या करते हैं, टेलीपोर्टेशन के बारे में देखते हैं। इन्होंने बोला कि हम 2 पेयर ऑफ फोटॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है, जो कि आपस में इंटैंगल्ड हैं। तो फिर मान लो कि यहाँ पर 2 फोटॉन्स थे जो कि आपस में इंटैंगल्ड हैं, जिनको कि हम लोग ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर एक इंटैंगल्ड पार्टिकल है जिसको हम लोग ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। और क्या करो ना कि इन दोनों के एक एक पेयर को निकालो और आपस में इनको भी एक इंटैंगलर में मर्ज कर दो। तो इससे क्या होगा, अब सोचो कि इन दोनों का ही स्टेट जब चेंज होगा या फिर एक कॉमन स्टेट पर पहुंचेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा करिस्पॉन्डिंगली। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पार्टिकल जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था वो अपनी पोजीशन को चेंज करके, मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर पहुँच जा सकता है या फिर ये वाला भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा सकता है कि नहीं? थोड़ा टेलीपोर्टेशन काइंड ऑफ नहीं लग रहा है, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन इंटैंगलमेंट स्वैपिंग की मदद से होता है। ये स्वैप कर रहे हैं एक्चुअल में ये लोग। सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसे पेयर ऑफ पार्टिकल को आपस में स्वैप करा दे रहे हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो जा रहा है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ठीक है, तो एंटोन ज़िलिंगर ने 1997 में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। यूजुअली टेलीपोर्टेशन को तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से गायब हुआ और एकदम इंस्टेंटली हम उसको यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट क्वांटम इंटेंगलमेंट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना आप लोग। नॉर्मली इसका एक एप्लीकेशन अब अगर हम देखें ना तो हम बहुत जगह पर इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं। लाइक हम लोग देख सकते हैं कि बैंकिंग फील्ड में जो हम लोग बहुत ही बोल सकते हैं ना कि बहुत सीक्रेटली कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं, तो उन सभी जगहों के लिए ना ये बहुत सही चीज़ है। सोचो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी स्टेज में अगर ये 2 पार्टिकल्स इंटैंगल्ड हैं और इनके इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रहे हैं और बीच में ना किसी ने बोला कि वाह अब इस सर्वर को ना हम हैक कर लेंगे, जैसे ही हैक करेंगे ना इसको इंटैंगल्ड पोजीशन चेंज हो जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग जो उनको रिजल्ट मिल रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये पूरे ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, क्योंकि एट द मोमेंट ये उसमें छेड़छाड़ करेंगे इसका पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, तो रिजल्ट ही कुछ और आएगा। तो इनको इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम इसे हैक प्रूफ सिस्टम बना सकते हैं इस क्वांटम इंटैंगलमेंट से या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के इस फंडामेंटल से। इसी तरीके से हम ना इसमें एक, जैसे अभी ये क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या वर्ड है इसको भी एक बार समझते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यूजुअली हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बिट्स यूज़ करते हैं, जो कि या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ना। तो हम लोग इसके वजह से काफ़ी सारे कैलकुलेशंस को ईजी कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ केवल 0 और 1 में ही डिफाइन हो जाता है, जैसे यस और नो, ब्लैक और वाइट, इन सब में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग से ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है क्योंकि इसमें बिट्स की जगह पर क्या यूज़ होते हैं, क्यूबिट्स यूज़ होते हैं, और क्यूबिट्स एक ही टाइम पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो आगे आने वाले जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, ये शुरुआती दौर में सबको प्रेडिक्ट करते हुए चलता है। जैसे कि मान लो हमने ना एक इक्वेशन इसको दिया और बोला कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसके रिजल्ट में ना चांसेस थे कि हो सकता है आगे चल के ये ए रिजल्ट आ जाए या बी रिजल्ट आ जाए या सी रिजल्ट आ जाए या डी रिजल्ट आ जाए। वो डिपेंड करेगा जब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो इक्वल टू प्रेस करने से पहले ही क्वांटम कंप्यूटिंग इन चारों ही इक्वेशंस को कैलकुलेट करके रखेगा। ए भी कैलकुलेट करके रखेगा, बी भी, सी भी, डी भी, सारे पॉसिबल आउटकम्स इसके दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेटेड होंगे। जैसे ही हमने इक्वल टू दबा दिया, नॉर्मल कंप्यूटर उसके बाद प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ऑलरेडी सारे आउटकम्स को ना प्रोसेस करके बैठा है। जैसे ही इक्वल टू दबाओगे उसको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला पुश करना है, आपको सीधे बी सही आंसर था तो बी वाला आंसर आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से ना क्वांटम कंप्यूटिंग आगे चल के बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाएगा, सुपर कंप्यूटर्स भी बना सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में बहुत ही डिफरेंट एरिना है, एक ऐसा साइंस है जिसको कि हम आगे चल के ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारी ये आने वाले इरा का एक लीडिंग टेक्नोलॉजी होगा और इसके चलते बहुत सारी चीज़ें आगे चल के चेंज हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आशा करता हूँ कि अब आपको ये सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना।
सिंपल से थे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इन लोगों को आखिर में नोबेल प्राइज़ दिया क्यों गया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।